देखो वर्ष 2005 में ना क्या पढ़ लिया था मैंने, ये पढ़ लिया था कि भारत के अंदर ना किसी भी देश की कर प्रणाली हो, उसके कुछ सिद्धांत हो, वो ना कुछ प्रिंसिपल पर काम करती हो। वो प्रिंसिपल हो, एक तो भारत की कर प्रणाली के अंदर कभी भी डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा डबल टैक्स दिया जा रहा है ना, इसका ये मतलब होगा, उसका मतलब उसका शोषण हो रहा है, अब बड़ी मात्रा में हो रहा। तो हम ये कोशिश करते हैं अपनी टैक्सेशन प्रणाली को इस तरह इन सिद्धांतों बनाने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर ना डबल टैक्सेशन ना हो। अब ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत टेक्निकल पोर्शन है। डबल टैक्सेशन ना हो, और डबल टैक्सेशन का ये मतलब नहीं है एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स। डबल टैक्सेशन का ये मतलब हो एक ही मूल्य पर कई बार टैक्स। समझ में आया बात है? एक ही मूल्य पर कई बार टैक्स दे, एक ही वस्तु का मूल्य था उसको बार बार टैक्स दे रहे, ये मतलब हो। ठीक, लेकिन वैट ना, जैसे ही वैट आया, वैल्यू एडिड टैक्स जिसे बोलते हैं, मूल्य वर्धित कर जिसे बोलते हैं, जब ये टैक्स आया इसका मतलब इसके द्वारा ना वर्ष 2005 में लागू करने के बाद आपने देखा जो वस्तु की कीमत थी ना वो कम हो चुकी थी। समझ में आया बात? या जो वस्तु की कीमत थी वो कितनी हो चुकी थी? कम हो चुकी थी। और कम होने का ये मतलब था तो वस्तु की फिर डिमांड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वस्तु की कीमत कम हो चुकी तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। डिमांड सप्लाई का रूल काम करता है, वस्तु की सप्लाई बढ़ जाएगी तुरंत उसके बाद। लेकिन सवाल है तो फिर ये घाटा भी तो हुआ था फिर बीच में, तो घाटा किसे हुआ? सरकार को। सरकार को कितना घाटा हुआ था? कुछ रुपए घाटा हुआ था, जो 27 रुपए के आसपास, 27.5 रुपए घाटा हुआ था। देख लो एक बार, चेक करियो कर एक जरा। नहीं लिखवाई थी? अच्छा, कहाँ तक पढ़ाया था जब बता जरा। वैट, ठीक, वैट था वर्ष 2005 में वैट लागू हुआ। 2005 में वैट क्या हुआ? लागू। लेकिन देखा वैट ना, जो वैट को बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, वर्धित कर, ये नाम है उसका, वैल्यू एडेड टैक्स। 2005 में लागू हुआ। लेकिन जो वैल्यू एडेड टैक्स है ना ये पूरे भारत में नहीं लागू हुआ। ऐसा अब क्या फर्क पड़ रहा है कि पूरे भारत में लागू हुआ नहीं हुआ? दो जगह लागू नहीं हुआ, एक तो लक्षद्वीप में, एक भारत के अंदर। इसीलिए सवाल पूछ लिया, लक्षद्वीप में और अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। भारत के अंदर तो लागू हुआ, तो इसलिए सवाल पूछा हुआ क्या वैट पूरे भारत में लागू हुआ? वैट पूरे भारत में नहीं लागू हुआ। एग्जाम में फर्क पड़ेगा, समझ में आया बात? या अब लक्षद्वीप और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ना, वहां वैट लागू नहीं हुआ। वर्ष 2005 की बात बता रहा हूं मैं। और सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य था हरियाणा। हरियाणा के लोग राजनीति हमेशा दूर ही रहते हैं, उन्हें फालतू मतलब नहीं इधर उधर की चीजें। तो यूपी के लोग बते रहे राजनीति करने में, समझ में आया बात है? तो जो उसके बाद ना दूसरे नंबर पर लागू करा दिल्ली ने। किसने? दिल्ली में उस टाइम पर शीला दीक्षित की सरकार थी शायद। किसकी? शीला दीक्षित की सरकार थी। देख लेना हमें क्या मतलब। वर्ष 2005 में ना वैट लागू कर दिया गया। वैट लागू करने का ये एक ही प्लान था कि जो वस्तु की कीमत थी ना कि भारत के अंदर ना, जो वस्तुओं की एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स दिया जा रहा, एक ही मूल्य पर कई बार टैक्स दे रहे, इसका मतलब डबल टैक्सेशन। पुराने वाले वीडियो को तुम इसे देख लेना, एक ही वस्तु पर कई बार टैक्स दे रहे, एक ही वस्तु के जो मूल्य है ना उस पर कई बार टैक्स दे रहे। तो उससे बचाया जा, उससे कैसे बचा जा? उससे बचने के लिए हम वैट ले गए थे। और वैट को ना इस वैट ये जो डबल टैक्सेशन था कुछ हद तक खत्म कर दिया गया। कुछ हद तक 2011-12 तक हमें पता लग चुका था कि डबल टैक्सेशन को जो वैट ना जो डबल टैक्सेशन हो रहा था भारत की कर प्रणाली के अंदर, उसे पूरी तरह गायब कर दिया गया था। पूरी तरह तो नहीं गायब करा, कुछ हद तक कम कर दिया गया था। इसलिए हम वैट को ले गए थे। समझ में आया बात है? लेकिन गजब की खास बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। चलो वैट ने काम तो कर दिया कि वैट ने जो डबल टैक्स था, कौन सा डबल टैक्स था, इसे ना खत्म करा। कुछ हद तक खत्म किया, लेकिन कुछ हद तक खत्म करा, सारा ना खत्म कर पाया जो डबल टैक्सेशन है। समझ में आया? इसी तो हम लेकर आए थे वैल्यू एडेड टैक्स को। क्यों? इसमें जो वैल्यू, इससे पहले जो वस्तु की कीमत थी वो कितनी थी? 220 रुपए के आसपास मान लो। समझ में आया? इसके बाद वस्तु की कीमत पता किसकी हुई? वस्तु की कीमत कितनी हुई? 195 रुपए की। गैप आया था नहीं आया था? कुछ रुपए पता कितने रुपए का गैप बैठ रहा? बताओ कितने रुपए का? 20 ही बैठ गए, 5 ही बैठ गए, 25 रुपए का। कितने का? वहां मैंने 192.5 निकाला था। 192 पॉइंट कितना निकाला था? 5। घटाओ कितना बैठा? 27.5। 27.5 27.5 रुपए का। ये 27 रुपए का पता क्या हुआ? फायदा हुआ। वस्तु 27.5 रुपए की सस्ती हो चुकी है। आया समझ में? लेकिन एक ही तरफ किसी को फायदा हो तो दूसरी तरफ किसी को नुकसान हो, पुराने वाली वीडियो में बताया गया। तो 27.5 रुपए का नुकसान किसे हुआ? भारत सरकार को हुआ। लेकिन भारत सरकार को नुकसान तो हुआ, लेकिन भारत सरकार की ना वस्तु भी तो ज्यादा बिकनी स्टार्ट हो चुकी। बाद में जाकर पता चला जिन राज्यों ने ना, दिल्ली जैसे राज्य ने वैट लागू करा। वैट लागू करने के बाद सब लोगों का एक ही, दिल्ली राज्य ने वैट लागू कर दिया। ये दिल्ली है, इसने वैट लागू कर दिया। अब एक ही बात था कि 3 महीने बाद आंकड़ा देखें कितना आने वाला इसका। तिमाही का आंकड़ा देखें कितना आने वाला। वैट लागू करने के बाद सरकार को कितना फायदा हुआ सोचते होंगे, क्योंकि इतना नुकसान हो रहा था। समझ आइए? लेकिन देखा क्या? 3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कितने का?
3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। समझ में आई बात? 3 करोड़ के हर 3 साल 3 महीने के अंदर ना 3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई दिल्ली के अंदर वैट लागू करने के बाद। ये आंकड़ा निकाला गया और सबकी नजर वही थी। इसका मतलब जो वैट था ना वो पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। उसने ना सरकार की इनकम भी बढ़ाई थी। सरकार की इनकम क्यों बढ़ाई थी? वस्तु सस्ती हो चुकी थी। पहले मान लो ये मोबाइल फोन कहाँ हो रहा है? देखो मोबाइल फोन पहले किसी किसी के पास मोबाइल फोन था, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी ना। बाद में क्या हुआ? कीमत इसकी सस्ती हुई तो सबके पास पहुंच चुका। इसके मार्केट में बिक भी तो ज़्यादा रहे हैं। आज तुरंत की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। सरकार के जो इनकम भी थी फिर ज़्यादा टैक्स लगाया सरकार ने, ज़्यादातर वैट लगाया। फिर सरकार के जो इनकम थी तेजी के साथ बढ़ गई, घटेगी वैट लगाने के बाद। तो फायदा क्या हुआ? जो आम ग्राहक था उसे भी फायदा हुआ, इसलिए हम वैट ले गए थे। समझ आई बात है? लेकिन सवाल यूँ नहीं है, सवाल कुछ और, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ तुम, और ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। आज जीएसटी लागू पूरे भारत में। क्या लागू? जीएसटी लागू। आज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। जो एक तो वैट है, क्या है? वैट। और वैट है कैसे लगता है वैट? समझिए, देखो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, ये एक व्यक्ति ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। मान लो इनसे 100 रुपये में कोई वस्तु बनाई, सरकार आई 10% का टैक्स लगा दिया। जैसे 10% का टैक्स लगाया, वस्तु कितनी हो जाएगी? 110 रुपये की। आया समझ में? वस्तु 110 रुपये की। ए ने बी को बेच दिया, कितने बेच दिया? 110 रुपये बेच दिया। 110 रुपये में इसने भी अपनी तरफ तो कुछ ऐड ऑन करा होगा, कुछ भी ऐड कर दिया होगा इसने अपनी तरफ से, कुछ ऐड ऑन कर दिया। मान लेंगे 40 रुपये ऐड कर दिए। कितने रुपये ऐड कर दिए? अभी 10 रुपये ने 150 रुपये टैक्स नहीं लगाना, 40 रुपये पर टैक्स लगाना 10% का। अब बताओ 40 रुपये 10% का टैक्स लगाओ, 40 का 10% निकाल लो। 40 गुना 10 बटे कितना बैठेगा? 100। 4 रुपये देंगे, ऐड कर दो कितना बैठेगा? ये बताओ। 150 154 आया समझ में? इसका मतलब एक जो टैक्स, जो हमने टैक्स जो पैसे ऐड करे ना हमने, उस पर टैक्स लगा 10% का। 10% का वैट, ये 10% का वैट है। अलग अलग राज्य का अलग अलग रेट था। 10% का वैट तो इस पर लगेगा। अब पहले क्या होता था? इस पूरे मूल्य पर लगता था टोटल 150 जोड़ लिया, पहले ऐसा लगता था। मैंने पढ़ाया सभी हो, पुराने वाली वीडियो देख लेना जरूर जाकर, समझ में आया बात है? 150 रुपये पे लगता था, 150 रुपये पहले लगता था वैट था पहले। लेकिन वैट में क्या हुआ? इस पर लगता टैक्स। समझा? 4 रुपये और कर दिए तो क्या हुआ? वस्तु सस्ती हो चुकी। वस्तु क्या हो चुकी? जब सस्ती हो चुकी ना, पहले महंगी बिक रही थी। पहले अगर ऐसा ना होता तो 150 रुपये, यहाँ देखो 110 प्लस 140 150 का 10% निकाल लो। 10% निकालो कितना बैठेगा? 10 बटे 100 काट दो, धड़ कितना बैठेगा? 15। अब ये बताओ कितनी वस्तु? 150 की 150 में 15 जोड़ो कितना बैठेगा? 15 5 कितना बैठेगा? 6 165। पहले वस्तु 165 की बिक रही थी जब वैट नहीं था। अब जब वैट आया तो कितनी बिकी? 154 की। तो वस्तु सस्ती हुई नहीं हुई? किसके बाद? वैट के बाद। वैट के बाद वस्तु सस्ती हुई, और वैट लगाने से पहले वस्तु महंगी थी। इसका मतलब फायदा हुआ। जब वस्तु सस्ती हुई तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? वस्तु की जो वो डिमांड बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? वस्तु ज्यादा बिकनी स्टार्ट हुई, और सरकार का जो कलेक्शन था, टैक्स तो जो सरकार को पैसा प्राप्त हो रहा है, सरकार टैक्स तो पैसा कमाती है, चाहे कोई सा भी टैक्स हो वैल्यू एडिड टैक्स हो, सरकार इससे पैसा कमाती है। सरकार की कमाई थी 2017 से पहले इससे पैसा कमाती है सरकार। राज्य सरकारों की बहुत बड़ी कमाई का हिस्सा था। हर राज्य में वैट लागू था। दो केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ दो, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह छोड़ दो, यहाँ वैट लागू नहीं था। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। लेकिन वैट की खास बात थी। वैट हम क्यों लाए थे? इसलिए तो लाए थे कि भारत के अंदर तक डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके, उसे ना हटाया जा सके, उसे खत्म किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके, उसका उन्मूलन करा जा सके। क्यों? क्योंकि कोई भी टैक्सेशन प्रणाली हो उसके अंदर का कुछ पहला सिद्धांत यही हो कि उसके अंदर तक किस तरह डबल टैक्सेशन को हटाया जाए, आम आदमी का शोषण ना हो। समझ में बात है? भारत के आम आदमी हो, टैक्स देते हो, हर वस्तु पर टैक्स देखते हो, आया समझ में? लेकिन टैक्स प्रणाली भारत सरकार के द्वारा इस तरह की टैक्सेशन प्रणाली बनाई जानी चाहिए ताकि भारत के आम आदमी का शोषण न हो। एक इंसान को जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती वस्तु ना वह बहुत महंगी ना हो जाए, इतनी उसका सीधा असर ना यूज करने वालों पर पड़ता होगा। कौन खरीदता होगा? हम तो खरीदते हैं, हम तुम लोग तो खरीदते हो। तो ऐसी टैक्सेशन प्रणाली बना रखी जब तक हम तक पहुंची थी वस्तु बहुत महंगी हो चुकी होती थी। वैट लाए, इस तरह खत्म कर देगा। वैट का पहला बेनिफिट समझ में आया? वैट का नुकसान क्या था? अलग अलग राज्य, अलग अलग देश, अलग अलग कीमत। समझ में आई बात है? अलग अलग राज्य, अलग अलग स्थान, अलग अलग कीमत, ये इसका नुकसान था। हमने सब पढ़ा इसके अंदर। समझ में आया बात? है बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने। वैट क्यों बेकार था, क्यों खराब था, सब थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। बहुत काम आने वाले लेक्चर, इनके बाद मत जाना कहीं भी। इसके बाद सीधा करंट अफेयर पे चले जाना, सिर्फ नोट्स अपडेट करने। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स अगर लो हुआ ना तो सारे सब्जेक्ट लो हो जाएंगे। याद रखना बात है, रोज पढ़ना इकोनॉमिक्स, एक दिन ऐसा जाना चाहिए, हर दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी। तुम एक वीडियो देख के ही सोनी इकोनॉमिक्स की। अगर पीरियड निकालना तो 20-25 क्वेश्चन के आसपास घूमते हैं इकोनॉमिक्स में। समझ में आया बात है? और दूसरा, गूगल बाबा को साइड में रखना, बार बार सर्च करना कहीं यहाँ बदलाव तो नहीं हो चुका, कहीं स्लैब में बदलाव तो नहीं हो चुका। गूगल बाबा साथ में रखना हमेशा, नोट्स के साथ साथ ऐड ऑन करके। 2022-23 का पढ़ रहे तो 22-23 में, 23-24 का पढ़ रहे हो 23-24 में, जो बजट आने वाला, बजट में देखते रहना क्या क्या प्रावधान किया गया। ये डाटा कहीं बदल तो नहीं गया, गूगल साथ में रखो पढ़ते वक्त वीडियो को, और उस चीज़ को सर्च करके देखो। अभी तो पढ़ लिया, अब उसे गूगल पर जाओ और फिर से पढ़ो वहाँ से लाकर। तुम्हें कोई बात अच्छी लगी उसे अपनी कॉपी में उतार दो, पेज नोट्स लिख कर चिपका दो वहीं से। समझ में आया बात है?
इतनी बात बताओ, वैट लाया गया था, वैट क्यों लाया गया था, ये समझ में आया नहीं आया कि भारत के अंदर ना, क्योंकि किसी भी देश की कर प्रणाली हो उसके कुछ सिद्धांत हो, ऐसे लिखोगे किसी भी देश की कुछ कर प्रणाली होती है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अंतर्गत यह ध्यान रखा जाता है कि उसके अंदर डबल टैक्सेशन ना हो। हिंदी में लिख दोगे डबल टैक्स, देवनागरी लिपि में डबल टैक्सेशन ना हो। भारत के अंदर वैट इसी संदर्भ में 2005 में लागू कर दिया गया, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर। क्यों नहीं लिखोगे, बहुत अच्छा लिखोगे। कहीं क्वेश्चन आ जा, पुराने वाली टैक्सेशन प्रणाली और नई वाली टैक्सेशन प्रणाली के बारे में क्यों ना रहे हम, जीएसटी लाए, वैट लाई, जरूरत क्या पड़ रही। भारत के अंदर तक डबल टैक्सेशन ना हो, आम आदमी का शोषण ना हो, इन्हें बचाया जा सकता हो, एक आम आदमी पर लोड ना पड़ता हो, उसका शोषण ना होता हो, अंतिम उपभोक्ता तक जो वस्तु पहुंचती होगी इतनी महंगी ना पहुंचती हो। एक वस्तु एक देश एक कीमत, समझ में आया बात है। अब यही तो नारा जीएसटी का। ठीक, आगे चलो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। आजकल एक शब्द बड़ा चर्चा होगा, उसका नाम है इनपुट क्रेडिट टैक्स। इनपुट क्रेडिट टैक्स, आज मुझे यही समझाना तुम्हें कि इनपुट क्रेडिट टैक्स। पहले ही बताओ, जो वैट वो मल्टीपल पॉइंट सिस्टम है या सिंगल पॉइंट सिस्टम है, मतलब वो एक ही बार लगे कि बार बार लगे, बार बार लगे। केंद्रीय उत्पाद करो जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो एक बार लगे बार बार लगे, तो 16 सिंगल पॉइंट सिस्टम टैक्स, सिंगल पॉइंट सिस्टम टैक्स। अब हिंदी में क्या वर्ड मुझे नहीं मालूम है, घर जाकर गूगल कर लेना, गूगल करके लिखना तो जरूर तमीज से, समझ में आया बात है। और जो वैट है ना वो मल्टीपल सिस्टम पॉइंट टैक्स, समझ में आया बात है। ये बात हमेशा पता होनी चाहिए, वैट क्यों लाया गया था ये बात बताओ, समझ में आई नहीं है। ठीक, और वैट के बारे में बहुत सारी बातें पहले बता चुका। आज जीएसटी लागू, जीएसटी ना, जो जीएसटी है आज हर क्षेत्र में जीएसटी लागू, लेकिन जीएसटी में भी ना इनपुट क्रेडिट देते हैं। इनपुट क्रेडिट क्या हो, इनपुट क्रेडिट टैक्स आईटीसी क्या हो, इसे समझना और इसे सर्च भी करना अच्छे तरीके से। लेकिन मैं समझाने जा रहा हूँ आसान भाषा में, आईटीसी हो क्या है, समझ में आई बात। 2022-23 के बजट में भी इसका जिक्र है। कुछ लोग ऐसे हो, पहले ही ना ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, पहले टैक्स दे चुके लेकिन दोबारा टैक्स को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए वैट को भी तो म्यू नहीं लगाए थे ताकि डबल टैक्सेशन न देना पड़े। आज हम आईजीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे हैं। पेपर में सवाल आया हुआ यूपीएससी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या हो, प्री की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसे सवाल आते हैं। बच्चे बोल बाउंसर जाती है, क्योंकि साधारण भाषा में कभी समझ नहीं पाया ना क्या हो इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब पहले टैक्स दे चुका हो, दोबारा क्यों देगा, आ जाओ जानो ध्यान से अच्छी तरीके से। वैट पता लगा क्यों लाए थे, इसलिए मैंने वैट पढ़ाया, बीच में आ गया। क्यों पढ़ाया, ताकि डबल टैक्सेशन को खत्म करा जा सके किसी भी हद तक। अब जीएसटी में ना कभी कभी ऐसा होता है, एक बार हम टैक्स दे चुके, दोबारा फिर टैक्स दे रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ना मुझे, तुम अभी सर्च भी करना, तुम्हारा टॉपिक भी है वो आज का, समझ में बात कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हो क्या, और तमीज से हो सुनो को कम से कम 4-5 पेज पढ़े करो उसके। इनपुट टैक्स क्रेडिट है, हिंदी में पूरी कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सही क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सही है ना। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होगा, मान लो ये ए है, एक व्यक्ति है, ठीक, एक ही व्यक्ति का जो उत्पाद माल होगा वो बी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के लिए रॉ मटेरियल हो सकता नहीं, कच्चा माल हो सकता नहीं हो सकता, पहली क्लास में बताई थी ये बात मैंने तुम्हें। इसका जो रॉ मटेरियल होगा, मान लो इन्होंने 100 रुपए का मार्कर बनाया, ठीक, 100 रुपए के मार्कर बनाए, कितने रुपए के, 100 रुपए के मार्कर बनाए, कोई दिक्कत है कहाँ तक, कितने मार्कर बनाए, ठीक। और सरकार आई और सरकार ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, एक काम करो जाओ, आ जाओ 10% टैक्स दो, लगा दो 10% टैक्स, कितनी वस्तु कितनी हो जाएगी, 110 रुपए की। एक ही व्यक्ति का जो उत्पाद माल होगा वो दूसरे वाले व्यक्ति का कच्चा माल हो सकता नहीं हो सकता, इसका जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट होगा, उत्पादित माल होगा, वो दूसरे वाले का रॉ मटेरियल हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता, ठीक। ये कितनी, जो बी व्यक्ति 110 रुपए का, ये 110 रुपये जब खरीद कर लेकर आया वस्तु बी व्यक्ति, तो इतनी तो बात मैं पक्की गारंटी दे रहा हूँ ये 110 की तो बेचने का नहीं। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कुछ इसमें ऐड ऑन करेगा, आज में तोड़ेगा जोड़ेगा, इसके पैकेट कवर ये सब चीज़ बदलेगा। अब बदलने के बाद पता क्या करेगा, इसमें 40 रुपये ऐड कर दिए, कितने रुपए, सरकार को पता लग चुका है ये बात, कि ये भी कुछ ना कुछ बना रहा अपनी कंपनी में, कवर चढ़ा रहा। सरकार ने कहा बेटा जीएसटी फाइल दे दो पहले। अब ये जो पहले वाला ना,
ये जीएसटी 10 रुपये, 10 रुपये एक इन्हें बता कितनी बनाई बता वस्तु कितनी बैठेगी? 150 रुपये की बैठेगी ना, 150 रुपये की। सरकार को पता लग गया इसके यहाँ भी कुछ बनना है, सरकार ने कहा इस पर 10% का जीएसटी लगा रहा, 10% का, तो गुना करो कितना बैठेगा? 110, 150 गुना 10/100 कितना बैठेगा? काट दिया, काटा कितना बैठेगा? 15। तो वस्तु कितनी हो जाएगी? 150 प्लस कितने बैठेगी? 15 रुपये की, तो कितने बैठेगी? 165 रुपये की। बस मुझे बता दो 165 रुपये में डबल टैक्स होगा नहीं होगा? कैसे होगा? 100 रुपये में पहले टैक्स लग चुका और 10% का टैक्स लग चुका और 100 रुपये इसमें भी 150 में इंक्लूड है और उसमें हमने 15% का टैक्स लगाया, इसलिए वस्तु इतनी महंगी हो चुकी। टैक्स केवल इस पर लगना चाहिए जो उन्होंने एड ऑन करा। समझ में आई बात है? एड ऑन करा तो बताओ वस्तु कितनी की हो चुकी? बताओ मुझे वस्तु कितनी हो जाती? कितने की? कितने की? 165 रुपये की वस्तु हो चुकी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। लेकिन बस टैक्स किस पर लगना चाहिए? किस पर लगना चाहिए? 40 रुपये पर टैक्स लगना चाहिए। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक। तो कितनी आई भाई? वस्तु कितनी हो चुकी हमारी? 150 रुपये की। यहाँ तक कितने की? 150 रुपये की। पहले टैक्स कितने का लग रहा था? टैक्स कितने का लग रहा था? 15 रुपये का। अगर मैं इस पर 10% का टैक्स लगाऊँ ना, 10% का टैक्स लगाऊँ तो कितने का लग रहा था? 15 रुपये का। ये पता क्या करेगा? जो पहले वाला उन्हें एक सर्टिफिकेट देगा, इस एक सर्टिफिकेट देगा, हाँ ध्यान से अच्छे तरीके से। उस सर्टिफिकेट पर ना लिखागा कि मैंने पहले टैक्स पे कर दिया, एक ही द्वारा सर्टिफिकेट है जो इन वस्तु से बेची, इसे बिल देगा, उस बिल पर सब लिखा रहेगा कि मैंने ना इसे टैक्स पहले पे कर दिया। और ये पता क्या करेगा? इन्होंने कितने रुपये का टैक्स दिया? 10 रुपये का टैक्स पहले दे चुका। सरकार ने दोबारा फिर टैक्स लगा दिया था, सरकार ने दोबारा फिर टैक्स लगा दिया था। ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। आजकल बड़ा घोटाला हुआ इसके अंदर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर बहुत बड़ा घोटाला, लोगों ने बहुत बड़े अच्छे तरीके से गेम खेला भाई। 100 रुपये पहले टैक्स लग चुका वस्तु पर, जो 150 रुपये की वस्तु हो चुकी, सरकार ने पूरे जो 150 की हो चुकी वस्तु सरकार ने टैक्स लगा दिया। कितने % का टैक्स लगाया? 10% का, और 10% का इस पर लगाया टोटल। जब सरकार को पता कि अगर यहाँ 10% का टैक्स लगा गया, समझ में एक बात है, अगर ये वाला सर्टिफिकेट इसके पास दिया तो सरकार ने पूरे 15 रुपये वसूल लेगी इस तरह, समझ? क्योंकि उसके पास ना एक सर्टिफिकेट नहीं है, उसे कहते हैं पहले जो इनपुट था, इनपुट पहले डाला चुका, उसका क्रेडिट मिलेगा। हम इनपुट था उसका पहले हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। इसका क्रेडिट चाह रहा मुझे, मैंने ये काम करा, मुझे इसका क्रेडिट चाह रहा। समझ में बात है? समझे? तो सरकार इस पर पहले टैक्स लग चुका था, इन एक सर्टिफिकेट लेगा आगा वहां से, जो सामान खरीद कर लेगा आगा सर्टिफिकेट लेगा आगा, और सर्टिफिकेट ने यहाँ दिखागा, सरकार को दिखागा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चढ़ रहा है सारा का सारा। पहले बिल बना के लेगा आगा, वो पीएल ना जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपलोड कर देगा, इस वाले कागज को अपलोड कर देगा। सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? देखेगी 10 रुपये का टैक्स पहले पे कर आएगा, 10 रुपये का टैक्स पहले पे करके आएगा, इसमें तो कितने घट जाएंगे? 5 बच जाएंगे, तो केवल 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा इस दूसरे वाले कैंडिडेट को। यानी इसका इससे पहले ही क्रेडिट मिल चुका है, 10 रुपये उसके कम हो गए टैक्स में। समझ? अगर इसके पास वाला सर्टिफिकेट नहीं है ना, समझ, ये भी अपना एक कागज अपलोड करेगा, देखो जी मैंने वस्तु बेची है, मैं बेचना चाह रहा हूँ और तुम टैक्स लगाओगे, ये बी नाम का एक सर्टिफिकेट अपलोड कर, इस वाले को भी, दोनों को अपलोड करेगा। सरकार क्या करेगी? इसे 10 इस केवल 5 रुपये का टैक्स लेगी, 10 रुपये से खाते में डाल देगी। वैसे पहले तो 15 रुपये काट लेगी सरकार। समझ में आई बात है? फिर सरकार को ये वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, इस तरह से कागज को में मैच करके देखेगी, और मैच करके देखेगी उसमें लिखा हुआ 10 रुपये पहले पे कर चुका है। जब यहाँ जो रॉ मटेरियल आया है इसमें पहले टैक्स लग चुका, तो सरकार चाहती है डबल टैक्सेशन को अवॉइड करा जाए। पीछे भी तो पढ़ा रहा था मैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है एक व्यक्ति को 2 बार टैक्स ना देना पड़ा। समझ में बात है? ये मतलब उसका इससे उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल खरीद कर लेगा आया, और रॉ मटेरियल पर पहले जहां तो खरीद कर लेगा उसको पहले टैक्स दे चुके हम, तो फिर दोबारा फिर क्यों टैक्स दे रहे हैं हम? वही 10% का। इसलिए इसे ना क्रेडिट मिलना चाहिए, जो बी बंदा ने से क्रेडिट मिलना चाहिए यार। क्या मिलना चाहिए? ये रॉ मटेरियल खरीद कर लेगा था, उस पर ना जो इनपुट है, जो इनपुट लिया, जो इनपुट का मतलब खरीद कर लेगा आया, ये इनपुट ही तो। समझ में आई? जो खरीद कर लेगा आया, ये खरीद कर लेगा आया, और दोनों के दोनों सर्टिफिकेट ना उसको अपलोड होंगे। अब लोगों ने देखो घोटाला कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, पता क्या? ये बिल बनाना इतना हार्ड काम थोड़ा ही है। आए समझ में? इधर जो बिल है, मान लो इधर जो ए के द्वारा जो बिल बनाया गया उसे 13 का बनवाया दो, आए समझ में? तुम 13 का बिल बना, सरकार मन तक काट लगी, उसके साथ घोटाला कर लो, बड़े बड़े उसमें 13,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए, ताकि टैक्स तो बचा जा सके। और यहाँ बी है ना, बी इन्हें 13 का बिल बनवा लिया, सरकार को पे करने थे 15, तो सरकार 13 का बनवा लिया। ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड काम थोड़ा ही है। इसमें पाया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए लोगों ने अपना जो वस्तु तैयार करने के बाद सरकार टैक्स लगाती है, उस पर बहुत पैसा बचाया, बहुत पैसा ऑनलाइन में। भाई कोई वस्तु हमने तैयार कर दी, मार्केट में कुछ भी बना रहे हैं, बाहर निकाल लोगे, टैक्स लगा के सरकार, जीएसटी फाइल रिटर्न करोगे, फाइल भरोगे, तो वहाँ एक वस्तु को फिर दूसरी जगह भेजोगे, जो दूसरे को बेचोगे, तो उन्होंने दूसरे को जैसे मैं बेच रहा हूँ ना, उसे बिल ना कम का बना कर दूंगा, ज़्यादा का बना कर दूंगा, ज़्यादा का, क्योंकि सरकार ना फिर अगले वाले को, जो अगले वाला उसे भी तो टैक्स पड़ेगा, अगले वाला जो भी है उसे भी तो टैक्स देना पड़ेगा। उन्हें बिल ज़्यादा का बना दिया, जान पूछ के बिल ज़्यादा का बना दिया।
अब जान पूछे ज्यादा का बिल क्यों बना दिया, आप समझिए ज्यादा का बिल क्यों बना दिया, ताकि अगले वाले को जो क्रेडिट मिल रहा है ना, अगले वाले ज्यादा का क्रेडिट मिल जाए, और जो खाते हैं ना इसके बीच में पूरा घोटाला चल रहा है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर तुम घोटाला पढ़ोगे ना, बहुत 2019 में घोटाला सामने आया है। तो जीएसटी में बड़ी बड़ी समस्या यह भी है, लोगों ने इसका घोटाला कर लिया। सरकार तो चाहती है डबल टैक्सेशन ना हो, लोगों ने इसमें घोटाला कर दिया, सरकार का बेवकूफ बना दिया। समझ में आया बात? है समझ लेने का तुम बेटे। ये पहली बात तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों लगाया, डबल टैक्स को उठाया जा सके। तुम देख रहे अगर ऐसा टैक्स लगता तो बेचारे जो 15 रुपए टैक्स पे करता, क्या उसके दिल पर छुरी नहीं चल रही थी? नहीं बताता उसमें चल रही थी, नहीं चल रही थी? अब तो समझ में आ रहा। ठीक, अब ये 15 रुपए, क्या उसे 15 रुपए जो भी बंदा टैक्स देने जा रहा सरकार, क्या उसे 15 रुपए देने चाहिए या 5 रुपए देने चाहिए? क्यों देने चाहिए? क्योंकि पहले इनपुट, जो इनपुट जहां माल बना होगा तैयार होगा, सरकार ने वहां टैक्स लगाया, यानी सरकार ज्यादा पैसा कमा रही, सरकार बदतमीजी दिखा रही। सरकार तुम तमीज नहीं है, तुम पहले टैक्स लगाया फिर टैक्स लगाई, तुम बदतमीजी तुम्हारी है। अच्छा मुझे देखो, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तूने पहले टैक्स लगा दिया, ये सर्टिफिकेट पकड़ो, मैंने जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर दिया हो, आया समझ में? देखो मैंने, और वहां तो 10 रुपए का था, सरकार ने 10 रुपए का टैक्स लगाया था, आया समझ में? इन्हें बनवाया फटाफट, जो बिल है ना 10 का ही टैक्स लगवाया, उसने कहा ज्यादा का बिल बना दिया मुझे। उसने इन्हें जो वस्तु भी बेची ना, तो ज्यादा का बिल बना दिया, 14 रुपए का बनवा लिया इस पर। सरकार को केवल ना 1 रुपए का टैक्स दिया इस मालिक ने। समझे नहीं क्या तुम? किस तरह लोग कितने बेवकूफ बना रहे हैं सरकार का। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना, यूट्यूब पर डाल कर पढ़ना तुम अलग अलग, और किस पर डालकर पढ़ोगे, गूगल पर जाकर पढ़ना जरूर। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पर समझ में आ चुका, ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करा जा सके। ये मतलब है इसका, किसी चीज का मूल सिद्धांत समझेगा है क्या, क्यों लाया गया, और किस तरह फिर इसमें कैलकुलेशन किस तरह, और भी समझाई दिया तुम लोगों ने। इसे ना इसे अपलोड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इसे अपलोड करते हैं, यहाँ ज्यादा का बिल बनवा लेते हैं, यहाँ फिर क्या 15 देना था, ज्यादा का बिल बनवा लिया, उस सब क्या इनके बीच में साठ गांठ बनी रहती है, जो दूसरा कैंडिडेट हो बीच में, अगर तू ज्यादा का बना, सरकार को फिर टैक्स कम देना पड़ेगा, ज्यादा का बना ज्यादा का बिल। समझ में आया बात है? जानबूझ कर ज्यादा का बनवा लिया फिर। समझ में आया बात है? ठीक, क्योंकि इतने रुपये छूट मिलेगी ना उससे पहले। भाई पहले कितने देने पड़ रहे सर? 15 देने पड़ रहे, अब उसको ना पता कितने कम देने पड़ेंगे, 10 रुपये कम देने पड़ेंगे। उसने और बढ़वा लिया तो 13 रुपये कम देने पड़ेंगे, उन्होंने और बढ़वा लिया, 15 जीरो करवा लिया सर। समझ में आया? क्योंकि 10 रुपये पहले देगा चुका, 15 देने समझा, 15 देने कितने देने, 5 रुपये आया समझ। उसने और बढ़वा लिया, 13 का बना तो फिर 2 रुपये देने पड़ेंगे, 14 का बना फिर 1 रुपये देने पड़ेगा सरकार को। सरकार ने सोचो कि जितने जहां देखो पूरे भारत में कितनी वस्तुएं बनती होगी, और सब पर इस तरह बिल अपलोड होते होंगे, और कितना घोटाला हुआ होगा, सब में घोटाला हुआ होगा नहीं, इसकी तरफ किसी की निगाह नहीं गई। अब जब सरकार के संदर्भ मायने बात थे, तो सरकार की आंखें खुल गई। फिर सरकार ने पता क्या कहा, कह रहे जो बिल लेगा होगा ना भैया, भौतिक रूप में लेगा, भौतिक रूप में, फिजिकल फॉर्म में, भाड़ में गया इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारा आया समझ में? कह रहे जो कागज है ना ओरिजिनल दिखाओगे। समझ गए क्या हो रहा था, मतलब घोटाला समझ में आया? मजा आ रहा पूरा का पूरा? ठीक, ऐसे इसे एंजॉय करा जा, एक बार चीज को समझो क्या मतलब होगा इसका, ये सारा काम क्यों हो रहा है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। समझ में आया बात है? ठीक, और चलो, तो हम क्रेडिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए यार? जब हम पहले ही कर चुके इनपुट, जो मान इनपुट पर हम टैक्स दे चुके, तो आउटपुट पर तो क्रेडिट मिलना चाहिए हमें, आउटपुट पर हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट मिला 10 रुपये क्रेडिट मिला हमें, ये हमारा क्रेडिट कार्ड है। समझ में आया बात है? क्रेडिट मिला हमें, क्रेडिट समझते हो? क्रेडिट को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं हिंदी में? जो काम मैंने करा उसके लिए मैं क्या हूँ, क्या बोलते हैं, नया वर्ड जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड में दिमाग मारा जल्दी फटाफट, उसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब हाँ, हक 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 मिलना चाहिए, हक हक मेरा हक था ये, मुझे हक है। अब तक हम ना बाबू, अब तक ना हम पता क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम पता क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम जीएसटी पढ़ रहे थे, जीएसटी टैक्स पढ़ रहे थे हम। टैक्स दो प्रकार के हो, एक तो डायरेक्ट टैक्स हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो। समझ में आया बात है? और सरकार की कमाई का ना बहुत बड़ा स्रोत डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार की कमाई का बहुत बड़ा स्रोत है डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। ए प्रत्यक्ष कर तो भारत सरकार की कमाई ज्यादा, अप्रत्यक्ष कर दो, एक बार कॉपी करो देख लो। एक और डायरेक्ट टैक्स, एक और इनडायरेक्ट टैक्स।
एक और टैक्स, दो प्रकार के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष करते, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया अब तक। हमने अप्रत्यक्ष कर को बदल डाला। जीएसटी अप्रत्यक्ष करी तो ले जाओ सर फैट को उठाकर, हमें किसी काम का नहीं आए। हमारा देश यहाँ मार्केट बीच 25 रुपए का, आगे जाकर 200 रुपए का। बदतमीजी क्या है, उठाओ, हम नहीं बेचना इस तरह, उठाओ इस तरह टैक्सेशन सिस्टम। आए मनमोहन सिंह जी 2011 में लेकर, मोदी जी ने कहा देखो चुपचाप अपने घर में बैठो जाकर, समझ में आ बात है, तुम्हें सरकार चलाना नहीं आता, जीएसटी वीएसटी का तुम कुछ नहीं पता। मनमोहन सिंह ले गए थे पहले से 2011 में, इसे बिल को उठाओ, घर भागो, आता उठाओ। मोदी ने कहा खड़े होगा संसद में, उन्हीं कोड़े, ठीक। और 2017 में खुद ले बधाई हो, समझ में आया बात, ठीक। बताया तो राजनीति में बस एक बार किसी ने कह दिया ना, क्या नाम था उसका, राहुल गांधी, वो तो पप्पू, तो सब पप्पू पप्पू कहना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आई नहीं? ऑक्सफोर्ड तो बढ़ावा हो क्या, ऑक्सफोर्ड पता भी क्या हो, कभी गूगल पर मौका मिले सर्च करना उसको, ऑक्सफोर्ड क्या है, पढ़ना उसके बारे में क्या है वो। अम्बेडकर साहब पढ़ गए थे वहां से, समझ में आई थी, मिडिल ईस्ट बढ़ावा हो। और इकोनॉमिक्स तो बढ़ावा, इकोनॉमिक्स की जानकारी, तगड़े वाली जानकारी इकोनॉमिक्स की पता ना सता लोगों को, यहाँ बस स्टेटमेंट देना शुरू कर देंगे। पता इधर भारत में ना 2017 में हमने ना अपनी टैक्सेशन प्रणाली को सुधारने का बड़ा काम करा, और एक बहुत बड़ा काम कर दिया 1 जुलाई 2017 को। आया समझ में, घंटा बजाए संसद में जीएसटी लागू कर दिया, समझ में आई बात यार। और जीएसटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पूरी कथा अब तक इस पे चली है हमारी। इसका मतलब ना प्रत्यक्ष करों में सुधार करा, अप्रत्यक्ष करों में वहां सुधार होना बाकी है। मनमोहन सिंह कहने लगे, पता क्या कह रहे 2010 में, जो कह रहे देखो मैं दोनों करों में सुधार करूंगा। इन्होंने कहा मैं डीटीसी लेकर आऊंगा, डीटीसी। मनमोहन सिंह ने कहा 2010 में मैं डीटीसी लेकर आऊंगा, डायरेक्ट टैक्स कोड। इसका मतलब बहुत बड़े क्षेत्र पर ना डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में लोग आते हैं, लेकिन टैक्स देते नहीं। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में लोग आते हैं, इसको सुधार करने की जरूरत है। डायरेक्ट टैक्स नहीं हो, इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। और डायरेक्ट टैक्स बहुत बेहतर चीज है, इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। जिस पर लगाया जाएगा वही देगा, वो दूसरे को बेयर नहीं कर सकता, उस पर डिनाई नहीं कर सकता, दूसरे पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, वस्तु की कीमत नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि इनकम पर लगने वाला टैक्स हो। समझिए, अपनी इनकम दूसरे को दोगे तुम, समझ में आई बात क्या? तुम अपनी जूते ना दो किसी को। तो बताओ भारत में अब तक तो भारत सरकार ने ना, सुनो, भारत सरकार ने वर्ष 2010 के अंदर ना बड़े स्केल पर, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने कहा मैं ना डायरेक्ट टैक्स कोड लाऊंगा। इसका जबरदस्त मात्रा में विरोध हुआ। अब विरोध करने वाले कौन थे? वही जिनकी मोटी मोटी संपत्ति, समझे? ये सब होता है तो भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी, बहुत अंदर तक गुथा हुआ, डीएनए के भीतर चला गया। डीएनए ने पूरा, इनका तो डीएनए ही खराब है, समझ में आया बात है। ये तो डीएनए, समझ में आया बात है, ये डीएनए 3 जी के डंडे ने, एटीजीसी ये भी खराब है इनके, समझ में? हे पगलेट इधर देख ले। तो मनमोहन सिंह जी क्या कह रहे थे? मनमोहन सिंह जी कह रहे थे कि भाई मैं डायरेक्ट टैक्स कोड लाना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं तुम ना एक टॉपिक और लिखो, डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, यहां बड़े स्केल पर सुधार करने की जरूरत है। रुक जाओ, अब तक यहां बदलाव नहीं करा गया। हमने अप्रत्यक्ष कर को तो बदल दिया, जीएसटी लागू कर दिया, और जीएसटी धीरे धीरे सेटल होने की पूरी कोशिश कर रहा है। समझ में आई बात? अब तुम्हें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट टैक्स कोड है ना, इसे लागू करके डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष करों में सुधार की आवश्यकता यहाँ बड़े पैमाने पर। और सरकार ने चाहती है 2017 में लागू कर देती, अब 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी, अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड ले आते तो भारतीय जनता ना भूख की मर जाती, इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती। समझ में आई बात है? इसलिए डायरेक्ट टैक्स कोड लागू नहीं करा इन्होंने। अब मेरा मानना कि जैसे जीएसटी सेटल होगा ना, अगले सरकार अब बनती है 2024 में, यही सरकार तो पक्की बात है डायरेक्ट टैक्स में बदलाव करने वाली, बड़े स्केल पर बदलाव करने वाली। आया समझ में? क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में हमने सुधार कर दिया जीएसटी लागू करने के बाद। और जो ना ये प्रत्यक्ष कर, इसका दायरा सरकार बढ़ाने वाली, प्रत्यक्ष कर। क्यों? क्योंकि केवल 4 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं भारत के अंदर, और उसके अंदर ना 1 करोड़ ऐसे जो टैक्स देने नहीं आते बिल्कुल भी।
तो 2-3 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं बस। इतने बड़े देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या पार करने वाले हो रहे हैं हम। अब तक इस देश के अंदर केवल 4 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। 4 करोड़ लोग ही ऐसे जिनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। बधाई हो मेरे देशवासियों, बधाई हो। ऐसा समझो, तुम खुद नहीं आने का टैक्स देने, कुछ ऐसा करना चाहिए। इनका नीति करते हुए टैक्स देते हो। अब मैंने तुम बताया बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आते हैं, बहुत सारे लोग। क्या तुम कभी, तुम्हारे घर वाले एक साल में 2.5 लाख से ऊपर नहीं कमाते? जोड़ लो, समझ में बात है? मुझे ले लो, क्या मैं 2.5 लाख से ऊपर नहीं कमाता हुआ है? अरे भाई नहीं, 2.5 लाख बच जाते हो बैंक में साइड एसेट्स हो, लेकिन पता क्या करते हैं, कुछ और खरीद लेते हैं और वो दिखता नहीं। वो इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? तो 2.5 लाख, सुन लो, 2.5 लाख रुपए, समझ में आया? हे भारत सरकार को देखो, मैं खुद बता रहा हूँ ना। कल मैं रुड़ गया था। कल मुझे मोबाइल फोन खरीदना था अपने पेरेंट्स के लिए। मैंने 20,000 का फोन खरीद कर ले गया हूँ। उन्होंने, मैं टेक्नोलॉजी से धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ ताकि उनकी सोच आधुनिक बन जाए। समझ, सीखना जरूरी है। समझ में आया नहीं बात? है ठीक, अब बहुत जरूरी हो। मैं सीख रहा हूँ उनसे फटाफट सब चीज़ें सिखाऊँ कि फेसबुक पर आईडी बना के दूँ, फटाफट अपलोड करो फोटो। हाँ, सच में आदत सिखा दिया मैंने। सिखा, देखो ए है, अपनी माता को लिख के देखो, ABCD जेड तक की याद करो। उनके ज़माने में इंग्लिश आती थी, वो 1984 की पढ़ी हुई है। सुन लो ध्यान से, उन्हें सब याद है जब इंदिरा गांधी को गोली लगी थी, उस टाइम तक की पढ़ी हुई। तुम्हें सुनाई भी थी, कहा था उन्होंने? अच्छा, उस टाइम पे इंग्लिश की उत्पत्ति भारत के अंदर हुई थी नहीं, मतलब पढ़ाई जाती इंग्लिश, तो हिंदी पढ़ाई जाती। तुम्हें जाने इंग्लिश सिखा दो ना, ऐसा क्या होगा? एक तो नंबर फर्स्ट, मोबाइल फोन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने की, और सुनेंगे ना तो थोड़ा तार्किक होंगे वे। इन सब चीज़ों, तो टेक्नोलॉजी, जो इंसान जैसे टेक्नोलॉजी करीब पता चला जाएगा, ये समझ जाओ, वो ना उसके अंदर थोड़ा तर्क होने स्टार्ट हो जाएंगे। उन्होंने टोटका किया, कराया, आदि उपाय में इनमें कम विश्वास करेगा। जो इंसान टेक्नोलॉजी के संपर्क में चला जाता जाएगा, ये खास बात होगी टेक्नोलॉजी की। अब मैं चाहता हूँ जुड़ जा, इसलिए मैं जान पूछ के मोबाइल लगा दिया। मैंने कहा उलझे रहेंगे इसमें, नहीं तो पता क्या करेंगे, इन्हीं खास बात हो, फलाने के लोंडे ने कर दिया, फलाने की लोंडे ने कर दिया, ये मुख नाम की लोंडी ऐसी थी, उसके साथ चलेगी, ऐसे चलेगी, पूरे दिन कुछ काम है। मैंने कहा मोबाइल फोन में बैठो, इस ऊपर करो, इस तरह अवंतु की तरह कर जाओ। समझ में बात? तो डायरेक्ट टैक्स कोड है ना, डायरेक्ट टैक्स कोड, यहां सुधार करने की जरूरत है। समझ में आई बात है? और मुझे इस पर निगाहें बनाकर रखनी, तुम्हें डायरेक्ट टैक्स कोड क्या था, लागू नहीं हुआ, ठीक। और तुम पढ़ना, और सरकार को तुम यहाँ सलाह दे सकते हो इसे पढ़ने के बाद, क्या इसके अंदर अच्छी बातें तो नहीं है? अच्छी बातें हुई तो सरकार तमीज करो। 4 करोड़ लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 4 करोड़ लोग। समझ में आया बात? ये सोनू भाई जी है ना, ये बहुत कमाते हैं, इन डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आया। समझ में? ये ठेले वाले ना, मोमो वाले, ये बहुत कमाते हैं। अच्छा, कल वाली बात बता रहा था, कल वाली, तो कल वहां पता क्या हुआ, एक लड़की जूस बेच रही थी रुड़की में, और जूस बेच रही थी ना, एक गिलास मुझे 50 रुपए का दिया, और मैं ठहरा इंसान, इकोनॉमिक्स वाला आदमी। समझ में आया बात? तो मैंने जोड़ा, उसकी एंड मौके पे 3.5 पे दुकान थी उसकी, 3.5 पे जैसे दुकान थी ना उसकी, तो मैंने उसकी इनकम जोड़ी 50 रुपए का, ठीक। उस लड़की से मैंने एक बात और पूछी, उम्र मत पूछना लड़की की, नहीं, मैंने कितने ग्राहक आ जाते होंगे? समझ में आई बात? नहीं, बस कोई गुजारा चल जाता है। अब मैं इस टाइप का इंसान हूँ, जब किसी के साथ बात करने लग जाऊँ तो फिर ठीक ठाक तरीके से कंगाड़ कर लेगा पूरी बात को। समझ, 5-7 मिनट बैठ हुई, वहाँ ग्राहक कोई आता नहीं वहाँ उस टाइम, ठीक। तो मैं धीरे धीरे बात करके मुझे पता लगा, उसने मुझे बताया कि एक दिन में मेरे 400 गिलास बिक जाते हैं। कितने? 50 रुपए की गिलास की कीमत है। इस नीचे कोई गिलास है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं। अब 400 गिलास, सुन लो, 400 गिलास, एक गिलास 50 रुपए का, जरा ध्यान से सोच रहे हैं, एक गिलास 50 रुपए का। क्योंकि जिस दिन संडे हो ना, तब तो हमारी जो कीमत है वो 1,000 गिलास के आसपास भी चले जा, वो ना करो। 5 चौक 20, कितने बैठेंगे? 20,000 एक दिन की कीमत है, एक दिन की, या एक दिन में 20,000, ये नुगैरी नॉर्मल बस। ये मैंने वही कैलकुलेट कर लिया, 20,000, एक महीने के 20,000, तो 30 दिन के कितने? 3 दूनी 6, बताओ मोटे मोटे तरीके से कितना बैठेगा? 1 2 3, कितने बैठेंगे? 6 लाख रुपए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने बैठेंगे? 6 लाख रुपए। नुगैरी कॉस्ट निकालो, बहुत कम कॉस्ट है वो जूस बनाने में, याद रखिए बात, है उसमें बहुत कम कास्ट है। 2 लाख काट दो, कितने बच गए मिनिमम? 4 लाख मान लो, एक महीने में 4 लाख, ये सेफ बच रहे, इतना कॉस्ट आता नहीं। कंच के लिए यूज कर रही,
एक बार यूज कर रही, ऐसा यूज है ही नहीं। बता दो 2 लाख इतना आने का नहीं खर्चा। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, 4 लाख से बच चुके। सुन तो रहो, ध्यान लगा, मैंने बहुत एग्जाम्पल देखता हूँ मैं। सामान लेते वक्त सब चीज़ें नोट करा करो। इसे डायरेक्ट टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। क्यों 4 लाख रुपए और 4 लाख, एक 12 महीने हो एक साल में, 4 गुना 12, 12 चौक 48, 48 लाख रुपए इनकम है भाई साहब उसकी। वो 30% की स्लैब में चला जाएगा, 30% की स्लैब में चला जाएगा वो। इस पर 30% टैक्स का वो। ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, और इन्होंने आज तक कभी सोचा ही नहीं किसी के बारे में। और जो कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल करते नहीं, जीएसटी तो दूर दूर तो कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये मैंने एक जूस वाली की बात बताई है। अगर मैं होटल वाले की बात बताऊं, उनके तो बहुत बुरा हाल है। समझ में आया बात? या ठीक, काजल के दिमाग में बिजनेस आ चुका बिजनेस कि भूखे तो मरने के, ऐसा समझ लो। हाँ रियलिटी बात बता रहा हूँ मैं। अगर सोच लो, तुम सोच लो, तीनों ने मिलकर इन्होंने चौथी पांचों ने मिला लिया आधुनिक मॉडल वाले को। समझ में आई बात है? एक गले बैठ की, एक वैसे, एक बर्तन साफ करने लगी, वैसे ही कैसे जो भी करना है आपस में ना, सुन लो, आपस में कारोबार में लगा दिया ना। सोचो जरा, और किसी एंड मौके पर इनकी दुकान हो, ठीक, मैं गारंटी दे रहा हूँ लिख के, एक दिन में ना 2000 गिलास कहीं नहीं गए। समझ भाई बात? 2000 गिलास कहीं नहीं गए। और फेमस होगा, आधे तो उनकी शक्ल देखना है, थी मैडम जी गिलास लेना था, गिलास गिलास ले लो 50 का 100 का ही ले लो हाँ, बड़े दिमाग खेलते हैं। सोचो, मान लो इन्होंने 2000 गिलास बेच दिए मिनिमम, और एक गिलास ना 60 रुपए का मिनिमम, हाँ 60 रुपए का था, 60 रुपए का, और 2000 गिलास बेच दिए इन्होंने। 2000 गिलास बेच दिए तो 2 कितने में का 12, 1 2 3, 1,20,000 एक दिन की इनकम। बधाई हो मेरे भारतवासियों, बधाई हो। 60 रुपए का गिलास बेचकर 2000 गिलास एक दिन में बेच ली, 1,20,000 एक दिन की इनकम है। बधाई हो मेरे देशवासियों। ऐसा कहाँ नौकरी तुम्हारी, कहाँ गई तुम्हारी नौकरी, कहाँ गई तुम्हारी नौकरी? मात्र कुछ नहीं करना, ये देख लो, कुछ नहीं करना, ऐसी तैसी कर दी सारे बिजनेस की। टर्नओवर पता कितना? 30 दिन में ना 30 लाख, और आधा जोड़ो 20 20 या 60 यानी 6 लाख, 30 और 36 लाख रुपए महीना। बताओ कौन सा बिजनेस है? अभी कह रहा हूँ, समझ में आया बात है? और करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना। गिलास में डाल लिया, मशीन चलाई, घुमाया, कुछ भी नहीं है, इनपुट ही नहीं है कुछ भी। घुमाया, कुछ टेक्नोलॉजी यूज नहीं है, कोई स्किल उपयोग नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल भी। यूज करना, घूम घूम करना बस बैठ कर, और थोड़े से ऊपर तो मनोखे से डाल ले, आराम से दे दिया, ले 50 रुपये निकाल लो, 60 रुपये निकाल लो। और जिस टाइप का तुम्हारा लेवल है ना, आया समझ में, और तुम देख कर तो तुम 80 कर दोगे जब भी कर। समझ में आया बात है? हाँ बिजनेस करना बताया मैंने तुम्हें, ऐसा में बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कभी भी टैक्स नहीं देते। इन लोगों की खास बात हो, ये लोग कभी भी टैक्स नहीं देते। इसलिए कहता हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ना तुम कभी भी भूखे नहीं मर सकते। बिजनेस तुम्हारे इतने बता दूंगा मैं, और भी देखा मैंने एक उदाहरण, चलो इतने उदाहरण बहुत है। समझ में आया बात है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, ठीक। दरों के आधार पर ना, दर के रेट जिसे बोलते हैं, टैक्स 3 प्रकार के होंगे। पूरी दुनिया में 3 प्रकार के टैक्स चलते हैं। नंबर फर्स्ट, तू क्या कर रही हो? क्यों? टैक्स के प्रकार, चक्कर के प्रकार। किसे जाना घर? तुम जाओ जाओ। के कर के प्रकार किसके आधार पर? दरों के आधार पर, दरों के आधार पर। ये आधार ध्यान रखना, दर, रेट जिसे बोलते हैं। अगर रेट चेंज हुआ ना, अगर रेट बदल गया तो सब कुछ बदल जाने वाला, दरों के आधार पर। अब जाओ, चुप हो जा। दर के कर के प्रकार, दर के आधार पर 3 प्रकार के हों। जो कर है ना, टैक्स पे 3 प्रकार के हों दर के आधार पर। और ये मेन, यहाँ तक पेपर में सवाल आता पक्का 100%। नंबर 1 हो प्रगतिशील,
प्रगतिशील कर प्रणाली, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। दूसरे नंबर पर प्रोपोर्शनल समानुपाती कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक सवाल तो पक्का है हर साल। रेट के आधार पर हम कैसे, प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो, समानुपाती कर प्रणाली क्या हो, और तीसरे नंबर पर हमारी प्रतिगामी कर प्रणाली, इसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। 3 वर्ड हमारे पास, प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। याद रहेगी बात, ये 3 नाम बताए, प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। दुनिया का कोई सा भी देश हो, दर के आधार पर, दर के रेट, मेन चीज है रेट। अगर रेट बदल गए ना तो सब कुछ बदल जा, आए समझ में। अगर रेट बदल गए ना तो सब कुछ बदल जाने वाला, समझ में आया बात ये, ठीक। इसलिए प्रकृति के आधार पर जो टैक्स हो वे 2 प्रकार के हो, एक डायरेक्ट टैक्स हो, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो। नेचरिटी के आधार पर, किसके, नीचता के आधार पर, नेचरिटी के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। चली जा तू, ज्यादा दिक्कत खड़ी हो रही तो समझ में आया बात है, प्रकृति के आधार। हाँ सबको ये करना, देखो कितने आसान तरीके से बता दिया, और क्या थी। कर के प्रकार क्या, चुप, टैक्स के प्रकार दरों के आधार पर, किसके, नंबर 1 प्रगतिशील कर प्रणाली, नंबर 2 हमारी समानुपातिक कर प्रणाली, नंबर 3 हमारी प्रतिगामी कर प्रणाली। और ये समझ जाओ आज प्री के क्वेश्चन देखना कर जाएगा, और तीनों नाम में से कोई सवाल आया हुआ है, जरूर देखना, ऐसे नाम कहीं दिखाई दे रहेगा तुम इसका। तो जो टैक्स हो, अभी हम पढ़ा था ना प्रकृति के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं रेट के आधार पर, दरों के आधार पर। जैसे ही वर्गीकरण जैसे ही आधार चेंज होगा ना तो सब कुछ चेंज हो जाए। मैं कहने लगूँ यहाँ दो बच्चों के नाम बताओ, एक तो स्वास्थ्य के आधार पर बताओ, जिनका स्वास्थ्य सही है, जिनका गलत है। तो बच्चे 2 प्रकार के बच्चे, एक तो वही जैसे जिनका स्वास्थ्य सही है, नंबर फर्स्ट। अच्छा, किसी का मुझे स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहा, तुम सारे के सारे ऐसे ही सुस्त टाइप हो। अच्छा मामा जी स्वस्थ, ये मेरी कैटेगरी देखिए, एक कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी इधर होगी, तो कितनी कैटेगरी, 2 कैटेगरी होगी। हाँ कभी हो रहा है, कभी ऐसा पढ़े जा रहे, ये क्या ड्रामा है, पढ़ाई ऐसे थोड़ा ही हो। प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, समझ में आया बात। कल तो 9 बजे छुट्टी होगी, घर क्या करना आपने, समझ में आया बात। 9 बजे आएंगे कल, हाँ ये सब रजाई लेकर ना 10 बजे छुट्टी करूँगा, ठीक। प्रगतिशील कर प्रणाली सुन लो, प्रगतिशील कर प्रणाली, यूपीएससी की पढ़ाई ना टाइम देखकर नहीं होती, एग्जाम देख कर हो। प्रगतिशील कर प्रणाली, समानुपाती कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। अब ये प्रगतिशील कर प्रणाली हो, इसका मतलब समझना क्या है, आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो। आ जाओ, पहली हेडिंग यही है हमारी आज की, प्रगतिशील इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लिख देना। प्रगतिशील कर प्रणाली, यह एक ऐसी कर प्रणाली हो इसमें ना जिन व्यक्तियों की आय कम होगी उनसे कम टैक्स लिया जाएगा, जिन व्यक्तियों की आय ज्यादा होगी उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, और जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाएगा वो कभी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता। कितनी अच्छी टैक्सेशन प्रणाली हो, आए समझ, समझे नहीं क्या तुम।
वो कभी भी दूसरे को शिफ्ट नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में चलती है ऐसी टैक्सेशन प्रणाली। नंबर फर्स्ट, कितना अच्छा, यह न्यायता के सिद्धांत पर आधारित है, न्याय वाले सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक न्याय वाले सिद्धांत पर आधारित है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का पूरा पालन करती है ये वाली प्रणाली। तो भाई जिसकी आय कम होगी उस पर कम टैक्स लगाया जाएगा, जिसकी आय ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अब दो वर्ड मैंने जिक्र करा था, छोड़ देते जो पीछे, जिनका बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ नहीं कर सकती। एक तो सेस था, एक सरचार्ज था। सेस को बोलते हैं उपकर, सरचार्ज को बोलते हैं अधिभार। दोनों यही डिस्कस करूंगा मैं इसमें, इसलिए छुड़वाए थे। समझ में आया बात है? तो एक तो प्रगतिशील कर प्रणाली हो, एक समानुपाती कर प्रणाली हो, एक प्रतिगामी कर प्रणाली हो। तो मैं समझाना चाहता हूँ प्रगतिशील कर प्रणाली क्या हो। इसे समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, समझ आई बात? और टाइम मेरे पास पूरा फुल है टाइम, समझ में आया बात है? और मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक? नंबर फर्स्ट तरीके से कितने खुश हुए। उसके दिल पर टाइम तेरी चल रहे है, सोच रही तुम मिल मुझे बाहर। सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। अगर इनकम कम होगी, हेलो मैडम, मैडम, एडजस्ट नहीं करता मैं, जाना तो चले जाओ, दिमाग मत